डे 2 सेशन 2। तो हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो मैथ्स की क्लास तो आपने ले ली होगी, तो फिर से आपका स्वागत है जीके और रीजनिंग की क्लास में, सेकंड क्लास और सेकंड सेशन डे 2 का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीके और रीजनिंग, लेकिन हम शुरुआत जैसा पिछली क्लास में हमने रीजनिंग से करा था, तो हम यहां भी रीजनिंग से ही शुरुआत करेंगे। और आज अगेन एक बहुत आसान टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूं, जिसका नाम है एनालॉजी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही, और ना कि सिर्फ सीयूईटी और सीईटी के एग्जाम में, बल्कि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत कम टाइम में बनते हैं। यहां पे कोई आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। जैसे पिछली क्लास में हमने सीरीज के क्वेश्चंस करे थे, तो वहां कितनी कैलकुलेशन आई और हम कंफ्यूज भी हुए, ठीक है। लेकिन यहां पे ना टोटल लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। और लेकिन इसके साथ अब यहां है ना कि मैथ्स नहीं है तो कुछ तो होगा। तो यहां क्या है, आपकी जो जनरल नॉलेज है ना, मतलब जो आपके आसपास चीजें हो रही हैं वो आपको पता होना चाहिए। और जो जनरल नॉलेज है, मतलब जीके में देखो, ये रीजनिंग में देखो, जीके में तो जनरल नॉलेज आता ही आता है, रीजनिंग में भी यहां आपको क्या मिलेगी, जनरल नॉलेज मिलेगी। और एनालॉजी में बेसिकली क्या होता है, पेयर दिए हुए होते हैं। एक पेयर आपको दिया हुआ रहेगा और एक पेयर में एक पार्ट दिया हुआ रहेगा और दूसरा पार्ट आपसे पूछेगा। अब पूछा क्या जाएगा, तो एक पेयर में जो दो कंपोनेंट होंगे, पहले कंपोनेंट का दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, और सेम वही रिलेशन आपको फाइंड करना है कि दूसरे पेयर में पहले कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट के साथ क्या रिलेशन है। तो इससे बेहतर है कि अब क्वेश्चन पे आए तो आपको मेरी बात और ज्यादा समझ में आएगी। तो देखो, बुक जो है ऑथर से रिलेट करती है, तो बुक ऑथर से कैसे रिलेट करती है, बुक को कौन लिखता है, या यूं कहें बुक को कौन बनाता है, ऑथर बनाता है। बनाने का मतलब वो बाइंडिंग करके बनाना नहीं है ना। तो बुक को लिखता कौन है, ऑथर। तो बताइए यहां पेंटिंग कौन करता है, पेंटिंग करता है पेंटर, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान हो गया। लेकिन यहीं पे होता, मान लिया इधर बुक होता और यहां पेज होता, कि बुक कहां लिखी, तब देखो रिलेशन चेंज हो जाता। बुक है लेकिन वो लिखी कहां जा रही है, पेज पे लिखी जा रही है ना। तो उसी तरीके से पेंटिंग किस पे क्रिएट हो रही है, किस पे बनाई जा रही है, तो कैनवास पे बनाई जा रही है। तो देख रहे हो, तो टॉपिक मतलब कि जैसे ही इसका रिलेशन, सारा फोकस आपको इस रिलेशन पे करना है, क्योंकि ये जो दूसरा वाला होगा ना, ये चारों इससे मिलते जुलते होंगे। तो बहुत मतलब है बहुत आसान, बहुत कम टाइम लगता है, तो थोड़ा सा फोकस के साथ बनाओगे। बहुत बार होता है कि बहुत कम टाइम जो क्वेश्चन लेता है ना, उस पर हम कम दिमाग लगाते हैं और कभी कभी वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो चलिए और आगे देखते हैं। सन, सन डे से रिलेटेड है, मतलब सन कब आता है, दिन में आता है। तो मून कब आता है, रात में आता है। कितना आसान लॉजिक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर, अभी देखो वाटर का क्या रिलेशन है, थ्रस्ट, मतलब वाटर हमारी प्यास को क्या करता है, बुझाता है। तो फूड क्या करता है, वो हमारी भूख को खत्म करता है ना। अब यही कुछ और होता, मान लिया वाटर होता, लाइक वाटर होता और बेल होती, मतलब कि या नदी, रिवर होता। तो और फूड, तब फूड का क्या होता, तो फार्म होता ना। जैसे वाटर नदी या कुएं से निकल के आती है, मतलब निकालते हैं हम, उसी तरीके से फूड कहां से आता है, फार्म से आता है। तो देखो इधर रिलेशन चेंज होगा ना, तो इधर भी क्या होगा, रिलेशन चेंज होगा। मान लेते हैं वाटर हमको क्या देता है, फ्रेशनेस देता है, ठीक है। जैसे हम कैसे पानी से मतलब नहा वहा के फ्रेश हो जाते हैं, उसी तरीके से फूड हमको क्या देता है, तो एनर्जी देता है। इधर का रिलेशन चेंज होगा तो इधर का भी रिलेशन चेंज होगा। आपको पूरा फोकस यहाँ के रिलेशन पे लगाना है। और ये वाला जो है ना, ये चारों ऑप्शन सेकंड वाले से आपको लगेगा अरे ये तो सारा मैच कर रहा है, लेकिन सारा फोकस आपका यहाँ होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर हॉस्पिटल में पाए जाते हैं। तो अब देखो ये सेंटेंस आप पूरा बनाओगे ना, तो दूसरे का आंसर आपको मिल जाएगा यार, 99% चांस है, ठीक है। टीचर, और आप उसको 100% बना दो। टीचर कहां से कहां पाए जाते हैं, तो स्कूल में मिलते हैं, है ना। चलो आगे, ताला, तो ताला का रिलेशन जो चाबी से है, प्रश्न का वही रिलेशन किससे है, तो प्रश्न का वही रिलेशन, इसका उत्तर तो मुझे नहीं आता, आपको आता है इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या है, मैं नहीं दे रहा, चलो आप समझ तो गए होंगे। तो ताला जिस तरह चाबी से रिलेट करता है, प्रश्न उसी तरीके से उत्तर से रिलेट करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ इसमें गौर करो, चलो आप देखो, इसमें मैंने आंसर को मार्क नहीं करा है। तो अब बताइए, क्लॉक टाइम दिखाता है, तो थर्मामीटर क्या दिखाता है, थर्मामीटर दिखाता है, कमेंट प्लीज,
आता हूं मैं, कर लिया होगा आपने कमेंट। थर्मामीटर दिखाता है टेम्परेचर। और ये देखो कोई बहुत रॉकेट साइंस वाले सवाल नहीं है कि मतलब वो आपको समझ ही ना आए या मैं कुछ अलग बता रहा हूं, बहुत आसान है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। हाँ, उसी में देखो, ये तो बहुत आसान सवाल थे। अब उसी में जो ये अगले मतलब ये एनालॉजी का ही नेक्स्ट लेवल के सवाल है। इसमें थोड़ा सा अगर हमको मतलब कि साइंस का पता होना चाहिए, हमको जीके का पता होना चाहिए, तब हम ऐसा सवाल कर पाएंगे। जैसे देखिए, अब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? सेल में आपने पढ़ा होगा, है ना, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और यहां पे एक देखो क्वेश्चन भी आ गया, क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? पावर हाउस ऑफ सेल। उसी तरीके से तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन करता है, उसी तरीके से राइबोसोम क्या करता है बताइए? डाइजेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, क्या करता है? तो जिनको पता होगा उनके लिए तो बच्चों का खेल है ये। ऐसे मैं बता दूं कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस कौन किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। तो अगेन अब समझो कि जो ये फोटोसिंथेसिस है, जो मतलब क्लोरोफिल, पता है ना क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट सेल के अंदर, ट्री के लीव्स के अंदर, या जो भी ग्रीन पार्ट होता है उसके अंदर, और उसकी वजह से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। तो उसी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन। अभी देखो चारों ऑप्शन जो है ना इससे रिलेट कर रहे हैं। ब्लड सर्कुलेशन, ये सब वेन्स, हार्ट, आर्टरीज, हीमोग्लोबिन सब। लेकिन ये जो रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन ब्लड सर्कुलेशन का किससे बन रहा है? हीमोग्लोबिन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मरकरी। अब देखिए मरकरी, अभी हमने वो थर्मामीटर में बात करी, तो थर्मामीटर में मरकरी होता है जो कि हमको वो टेम्परेचर दिखाने में हेल्प करता है। तो मरकरी आपको पता है ना लिक्विड स्टेज में होती है। अच्छा, ये जीके का भी क्वेश्चन है तो आप उसको याद कर लो। मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेज में पाया जाता है, ठीक है। तो हाँ, अब मरकरी जिस तरीके से लिक्विड स्टेट में होती है, उसी तरीके से ऑक्सीजन कौन से स्टेट में होता है? गैसियस। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अब देखिए, ये एरिस्टोटल, ये क्या थे? हमारे फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, हिंदी में इनको अरस्तु बोलते हैं। तो ये अरस्तु क्या थे? दार्शनिक थे। अब अगर आपको ये पता है, जनरल नॉलेज अच्छी है, तब तो आप ये कर पाओगे। नहीं तो आप या तो दूसरों के चक्कर में रहोगे, या फिर छोड़ के आ जाओगे, या गलत करके आ जाओगे। तो ये जीके भी आपका है। तो जैसे अरस्तु जो है वो दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी से रिलेट करते हैं, वैसे ही यूक्लिड। अब यूक्लिड अगेन आपने 8, 9, 10th में यूक्लिड तो आपने पढ़ा ही पढ़ा। तो यूक्लिड क्या थे? लिटरेचर, मतलब क्या कहानियां वगैरह लिखी उन्होंने, या एस्ट्रोनॉमी, या फिजिक्स, या ज्योमेट्री। तो आप याद करो तो हमारा एक चैप्टर ही था यूक्लिड ज्योमेट्री, यानी कि यूक्लिड किससे रिलेट करते हैं? ज्योमेट्री से, ठीक है। तो ये देखिए, ये एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन थे और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। फोकस आपको ये रखना है, जो पहला पेयर है उसके दोनों कंपोनेंट आपस में किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, वही दूसरा जो पेयर होगा उसका एक कंपोनेंट अपने ये जो मिसिंग कंपोनेंट है उससे कैसे रिलेट करेगा। आपको पूरा फोकस इसी पे रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब हम आते हैं अपने जीके वाले सेक्शन पे। अब देखिए जीके में अगेन जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और जैसा हमने पिछली क्लास में किया था, एक क्वेश्चन और फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पे ना कुछ ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं और उनके प्लेयर दिए हुए हैं। अब देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये सिर्फ मार्क कितने का होगा? मतलब 5 मार्क्स। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन की वैल्यू है इसकी। और सोचो, गौर करो तो इसमें 4 क्वेश्चन है, 4 पार्ट है ना, आपको चारों पता होना चाहिए तो आपको आंसर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन यकीन मानिए कि जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं ना, वो भी चाहते हैं कि आप बनाओ, वो ऐसे नहीं होते कि आप नहीं बनाओ, ठीक है। तो अब देखो इसमें एक ऐसा नाम तो जरूर होगा जो सबको पता होगा, ठीक है। और मैं उसी तरीके से करूंगा, मैं नहीं करूंगा कि मुझे ये भी पता है ये भी पता है। देखो मैं कैसे करता हूं, तो इसमें मुझे शहनाई तो पता है, हिंदी की किताबों में हमने पढ़ा, बहुत फेमस रहे शहनाई वादक कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये अब ये मुझे पता है, 1, 2, 3 ये मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा? मैं देखता हूं यहां से मुझे कुछ फायदा होता है क्या, ठीक है। तो सी का सेकंड कहीं है, सी का थर्ड, तो यानी ये तो गलती हो गया। सी का फोर्थ, ये तो गलती हो गया। सी का फर्स्ट, ये तो गलती हो गया। तो कौन सा बचा हमारा? सी का सेकंड। अब देखो यहां से हम करते हैं, अब हमने देखो क्या किया,
अब हालांकि पेपर में तो चलो, पेपर में आपको मिल गया आप कर लो, लेकिन हम यहाँ क्लास ले रहे हैं तो हम सारा जानेंगे। तो देखो, ए का फोर्थ यानी कि गिटार कौन बजाते हैं? ब्रजभूषण काबरा। बी फ्लूट कौन बजाते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया। ये भी फेमस नाम है, ये भी मुझे पता था, लेकिन ये जो शहनाई है ये तो ये सारे लेजेंड है यार। बट बिस्मिल्लाह खान जी तो मतलब कि सबको पता है, थर्ड फोर्थ क्लास से हम हिंदी की किताबों में पढ़ते हैं। अब ये बच गया कौन? वायलिन, तो श्रीमती एन राजन। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। 99% चांस अगेन है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दिए आएंगे। इन चारों में से एक तो पता होगा ही होगा आपको, और जरूरी नहीं है कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और ये है वो स्पेस, मतलब कोई जगह से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड हो सकता है, गेम से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं। आगे हम और भी सवाल करेंगे ऐसे, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब इस पर्टिकुलर सवाल पे आते हैं। तो उस बार तो हमसे वो पूछ लिया, हमसे डायरेक्ट भी तो पूछा जा सकता है। बताइए जी, रविशंकर जी किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करते हैं? एनालॉजी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो सितार यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, और ये वो नाम है जो पेपर में पूछे गए हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूं। सितार, रविशंकर जी, तबला, जाकिर हुसैन। अब ये देखो, तबला आपसे पूछा जा सकता है, और यहां से एक और क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तबला जाकिर हुसैन जी अभी बहुत कम दिनों पहले अनफॉर्चुनेटली ये रहे नहीं हमारे बीच, तो आपको वो डेट याद रखनी है। ठीक है, शायद 24 दिसंबर था, आप एक बार चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना। ठीक है, तो ये बहुत चांस है कि इनका पूछा जा सकता है। ठीक है, शहनाई देखिए अभी पीछे आया, बिस्मिल्लाह खान। सरोद वादक अमजद अली खान। फ्लूट हरिप्रसाद चौरसिया, ये भी पीछे आया। वायलिन, अब वायलिन है वो एक नाम वहां पे था, एक नाम देखिए यहां पे आया, क्या है? एल सुब्रमण्यम। और संतूर, ये भी बहुत फेमस पर्सनालिटी है, शिव कुमार शर्मा। बचपन में आप लोगों ने सुना होगा या अभी भी आता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा, एक बहुत बढ़िया गाना था, अभी भी आप इंटरनेट पे ढूंढोगे मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे लेजेंड्स थे। ठीक है, इनमें से बहुत सारे थे। ठीक है, उसके बाद देखिए मृदंगम, एक हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है मृदंगम। अब इनका नाम देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट थोड़ा सा आप इसको ना ध्यान से पढ़ो तो पढ़ सकते हो। क्या है? उमायालपुरम शिवा रमन। ठीक है, उसके बाद वीणा कौन बजाती हैं? तो ई गायत्री। और भी लोग बजाते हैं, लेकिन ये सबसे फेमस पर्सनालिटी है, तो ये नाम आपके लिए मैंने लिए हैं। उसके बाद पखावज, ये भी हमारा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और ये शायद राजस्थान में बजाया जाता है। ठीक है, तो ये है कौन? भवानी शंकर। ठीक है, अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे जैसे भारत में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, तो अलग अलग बहुत कुछ है यार। तभी तो भारत को बोला जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधताओं का देश और अनेकता में एकता। तो बहुत मतलब जो हमारा कल्चर है ना, उसमें एक सबसे बड़ा कल्चर है, मतलब सारे इंपॉर्टेंट कल्चर्स में से एक कल्चर है हमारा डांस। ठीक है, और बहुत सारे जो स्टेट्स है ना, उनका अपना डांस फॉर्म है, और ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो पीछे के क्लास में मतलब पीछे के पेपर में पूछा गया था, बांस नृत्य, बैम्बू डांस। ठीक है, ये कहां पे होता है? तो बैम्बू डांस ध्यान से देखिए, यहां थोड़ा सा एक वो है, नोट है आपके लिए। बैम्बू डांस दो जगह पे होता है, एक मिजोरम और एक नागालैंड। ठीक है, और बैम्बू डांस को ही चिराव के नाम से लोकली वहां के लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तो मिजोरम और नागालैंड दोनों है, तो आप, लेकिन इस ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या है? नागालैंड है। ठीक है, तो आप अगर नागालैंड रहेगा तो आप नागालैंड टिक करोगे, लेकिन अगर मिजोरम रहेगा तो वो नागालैंड नहीं देंगे। ठीक है, और दिया तो बोथ ए एंड बी वैसा करके दे सकते हैं, बट अगर नागालैंड रहा चार ऑप्शन में, आप नागालैंड टिक करोगे, और अगर मिजोरम रहा तो आप मिजोरम टिक करोगे। ठीक है, आप दोनों याद रखो, बैम्बू डांस इन दोनों स्टेट का मेन डांस है, जिसको चिराव के नाम से भी जाना जाता है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे भरतनाट्यम कौन से स्टेट का है? तमिलनाडु, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी, अब ओडिसी में देखो कितना आसान है नाम से, ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर अगेन नाम से, मोहिनी अट्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत पेपर में मैंने देखा है, सैंपल पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, केरला, ठीक है। उसके बाद सत्रिया, ये असम, उसके बाद भांगड़ा सब जानते हैं, और गरबा, ये दोनों तो बहुत फेमस है, तो बोलने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी हैं डांस, अच्छा ये तो आगे आ गया। इसके अलावा कुछ और भी डांस हैं, अगर आपको याद है बहुत अच्छा, बट ये इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, बट जो है भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, और ये भांगड़ा और गरबा, लेकिन ये तो फेमस भी हैं, मतलब इंपॉर्टेंट तो है, साथ के साथ फेमस भी हैं, तो आपको पता तो है ही, ठीक है। भारत की प्रथम महिला प्रशासनिक अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। इसका आंसर क्या है? किरण बेदी। 90% बच्चे ये गलती करते हैं। मैंने अपने क्लास में पूछा और मैक्सिमम ने बोला किरण बेदी, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, भारतीय प्रशासनिक महिला अधिकारी, एक आईएएस होता है, एक आईपीएस होता है। आप में से कल बहुत से लोग यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो आपको फर्क पता होना चाहिए आईएएस और आईपीएस का। और ये देखो, आईपीएस जो किरण बेदी जी हैं, वो बहुत फेमस हो गई, ठीक है। तो आईएएस, वो लोगों के दिमाग में आईएएस सुनते ही, प्रशासनिक अधिकारी सुनते ही आता है कि अच्छा किरण बेदी जी, नहीं। पहली जो महिला आईएएस अधिकारी थी, उनका नाम था अन्ना जॉर्ज, और जो आईपीएस अधिकारी थी ना, वो कौन थी? किरण बेदी। तो बहुत क्लियर रखिएगा। लेकिन देखिए, आपके लिए फिर हम कुछ लेके आए, भारत में पहली महिला, तो पहली महिला अगर अधिकारी पूछी जा सकती है, आईएएस ऑफिसर पूछी जा सकती हैं, तो फिर तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट लेडीज हैं जो फर्स्ट रही हमारे देश में एज अ फीमेल, तो यानी कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर सबको पता है, इंदिरा गांधी जी। सरोजनी नायडू जी, इनको क्या बोला जाता है? अब यहां पे एक क्वेश्चन आपके लिए, बोनस क्वेश्चन, इनको क्या बोला जाता है? सरोजनी नायडू को एक खास नाम से बुलाया जाता है, वो नाम आप क्या करोगे? हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी कमेंट में डालोगे। खैर, अब ये भारत की पहली महिला गवर्नर थी, ठीक है जी। आगे आइए, किरण बेदी अभी हमने नाम लिया, देखो आईपीएस ऑफिसर, ठीक है। प्रतिभा पाटिल, हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, ओ सॉरी राष्ट्रपति, और अभी भी हमारी राष्ट्रपति कौन है? महिला है, याद रखिएगा कौन है, ठीक है। कल्पना चावला, कल्पना चावला कौन है? थी, सॉरी अनफॉर्चुनेटली ये रही नहीं हमारे बीच, तो ये कौन थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस, पहली महिला जो कि स्पेस में गई थी। आरती साहा, इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाली पहली महिला, इनका नाम क्या था? आरती साहा। यहां से एक और क्वेश्चन है आपके लिए, पहली महिला तो आरती साहा थी, ठीक है, तो पहले पुरुष कौन थे? जो वो इंग्लिश चैनल हमारे, जो मतलब इंडियन लेडी ने अगर क्रॉस करा, तो कोई ना कोई जेंट्स भी होंगे ना जिन्होंने क्रॉस करा होगा, तो आप मुझे बताना। और मैं आपको बताऊं, जब मैं अपने 4th क्लास में था ना, मुझे तब का ये याद है, आरती साहा और वो दूसरा नाम, क्योंकि हमारे वो हिंदी के उसमें था, चैप्टर में कोई कहानी थी, उसमें आरती साहा और उनका नाम था, ठीक है। तो ये आप मतलब ये आपको कमेंट करना है, पहले जेंट्स जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्या किया? क्रॉस किया। आगे आते हैं, बैचेंद्री पाल, पहली महिला जिन्होंने कहां पे चढ़ाई करी? माउंट एवरेस्ट पे। अब अगेन यहां से एक सवाल कि पहली महिला तो बैचेंद्री पाल है, तो पहले पुरुष कौन है इंडियन जिन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई करी? बताइएगा। एक और क्वेश्चन कि पहली महिला जिन्होंने 2 बार चढ़ाई करी, ठीक है, कहां पे? एवरेस्ट पे, बताइए। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है कमेंट करने लायक। उसके बाद आ जाइए, मुथैया विनीता, ये कौन है? देखो हमारा वो चंद्रयान 2 गया था ना, हमारी पूरी क्लास ने सेलिब्रेट किया था, उसमें ये क्या थी? प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी, ठीक है। जस्टिस फातिमा बीबी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज। और मदर टेरेसा, इनको पहली महिला जिनको की क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, पहली महिला जिनको की नोबेल प्राइज दिया गया था। अब मदर टेरेसा से भी एक क्वेश्चन है, मदर टेरेसा तो अपना सारा जो मतलब काम था उनका इंडिया में था, तो मदर टेरेसा इंडियन थी क्या? और अगर इंडियन थी तो बहुत अच्छा, नहीं तो कौन से देश की थी? आप कमेंट करके बताइए। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, हाँ अब देखिए, जैसा हमने पीछे बात करी थी ना कि जीके में जीएस भी होता है, तो ये देखिए साइंस के कुछ सवाल आ गए। साइंस के सवाल आते ही ना डर सा लगने लगता है कि यार साइंस तो हमें नहीं आती, स्पेशली जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं,
बट साइंस के वही सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो बहुत फेमस हो और बहुत इजी हो। ठीक है, तो देखते हैं द बेसिस ऑफ द, अभी आपको लग रहा होगा लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे ना तो ये सवाल आपको भर भर के मिलेंगे, मतलब 5-6 पेपर में कोई ना कोई सवाल आपसे टकरा ही जाएगा। ठीक है, तो जीके से ज्यादा आसान है जीएस। हम हालांकि सोचते हैं जीएस ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो देखो द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इस पे डीप में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा चले जाएंगे। 10th क्लास में एक चैप्टर था, अभी तो उसको काट दिया, मतलब चैप्टर को हटा दिया सीबीएसई ने। ठीक है, पीरियोडिक टेबल पे पूरा चैप्टर था, पहला किन्होंने बनाया, दूसरा किन्होंने बनाया, तीसरा किन्होंने बनाया, जो अभी चल रहा है वो किन्होंने बनाया। ठीक है, तो हम उस डीप में नहीं जाएंगे, हम सीधा बात करते हैं जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि अभी का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, चलो ये बनाया किन्होंने, आप बता देना कमेंट करके। ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखिए यहां से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, क्या है ये कि जो पीरियोडिक टेबल है उनका फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल वो किनको बोला जाता है? वो बोला जाता है मेंडलीव को। जितने भी 4 पीरियोडिक टेबल बने ना, उसमें एक पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने भी बनाया था। 10th क्लास के बच्चों को पता होगा, जिन्होंने पहले पढ़ा है। अभी तो चैप्टर, हाँ आपने तो पढ़ाई होगा यार, आप अभी 12th में हो, उस समय यह चैप्टर था। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कुछ पीरियड्स हैं और कुछ ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? ग्रुप्स की। तो ग्रुप्स कितने हैं? 18 है। पीरियड आप कमेंट में बताओ। आज देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट करने के लिए दिया है। ठीक है, चलिए, विच ब्लॉक इज द पीरियोडिक टेबल कंटेन ऑफ नोबल गैसेस? पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब देखो ये 11th क्लास 12th क्लास के बच्चे जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हम 9th 10th में सेल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, जो कि KLMN होता है, जो SPDF है वो आगे जाके पढ़ते हैं। तो आप इसको याद कर लो बस। जो नोबल गैस है ना वो कौन से ब्लॉक से रिलेट करते हैं? पी ब्लॉक से, मतलब पी ब्लॉक में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आगे आता है, विच ग्रुप एलिमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड हेलोजन? तो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट है ना वो हेलोजेंस कहलाते हैं। हेलो ग्रुप 10th में अगेन आपने पढ़ा होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद है? ठीक है, वो कार्बोनेट्स कंपाउंड में। और उसके अलावा यहां से देखो एक और चीज आती है। मैं जब बना रहा था ना सवाल, मैं भी उस समय कंफ्यूज हुआ था। एक हेलोजन होता है और एक नोबल गैस होता है। ठीक है, और बहुत कंफ्यूजन है इसमें। तो हेलो ग्रुप जो है 17 से रिलेट करता है, और जो नोबल गैस है ना वो कहां पे है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहां रखा गया? ग्रुप 18 में। ठीक है, चलो आगे आते हैं। विच एलिमेंट इज प्लेस्ड इन ग्रुप 1 बट इज नॉट एन अल्कली मेटल? अब ये क्या है? ग्रुप 1 में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में लेफ्ट साइड पे ऊपर से नीचे जब आप जाओगे तो सारे एलिमेंट वहां पे मेटल है, लेकिन जो पहला है ना वही मेटल नहीं है। और वही देखो केमिस्ट्री के स्टार्ट ही एक्सेप्शन से हो जाती है। ठीक है, और वो कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है यार, बट ये जो इंपॉर्टेंट बोलूं ना वो मैं तभी बोलता हूं जब बहुत बार मैंने ऐसे क्वेश्चंस कहीं पे देखे होते हैं। ठीक है, विच एलिमेंट हैज द एटॉमिक नंबर 26? तो ज्यादा कुछ इसमें बात करने की जरूरत नहीं है। आयरन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 26। बट इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगेन 1 to 20 आप 10th क्लास तक याद रखते हो, अभी थोड़ा आगे बढ़े हो तो सीयूईटी के लिए 30 तक एटॉमिक नंबर तो याद कर ही लो आप। ठीक है, आप मुझे बोलोगे तो मैं किसी एक अगली क्लास में एक स्लाइड उसके लिए भी बना लूंगा 1 to 30, बट आप बोलोगे तो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आविष्कार में होमी जहांगीर भाभा, कल के क्लास में होमी जहांगीर भाभा का नाम आया था तो आप जाके देखिएगा। होमी जहांगीर भाभा प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्कवरी ऑफ व्हाट? वेब सीरीज देखी है ना इन पे? मैंने तो देखी है। तो इसका आंसर है न्यूक्लियस डिस्कवरी। अगर आपको पता है बहुत अच्छा, नहीं तो जान लीजिए। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड देखिए अगेन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ, सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने भी कुछ डिस्कवरी करी। तो इनकी जो डिस्कवरी है ना वो किस नाम से है? ये, अगर ये ऑप्शन रहेगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, तो ये ऑप्शन रहेगा तो आप इसको क्या करोगे? टिक करोगे। सीवी रमन, सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था, क्यों? रमन इफेक्ट के लिए। नाम से ही आपको आंसर मिल जाएगा।
हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर देखा है ना, साइंस की बुक्स में बनी होती हैं, जो हम प्रैक्टिकल फाइल वगैरह लाते हैं उसमें भी बनी होती हैं। तो वो जो है ना, वो किन्होंने ढूंढा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉटसन एंड क्रिक, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई इज नोन एज द फादर ऑफ विच इंडियन प्रोग्राम। विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा दो बहुत महान हस्ती थे। तो देखो बाबा जी तो इधर आ गए, अभी आ गए हमारे विक्रम साराभाई जी, ठीक है, जो कि क्या है, स्पेस प्रोग्राम। कल के क्लास में भी डिस्कस हुआ था और देखो आज भी आ गया। तो आप देखिएगा कि वो कल के क्लास में हमने साराभाई से रिलेटेड क्या पढ़ा था, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी भी तो हुई ना। तो इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ना, वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पूछा जाता है, जेम्स चैडविक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जगदीश चंद्र बोस इज फेमस फॉर हिज वर्क इन विच फील्ड। कौन सी फील्ड में? हम सब जानते हैं कि जो रेडियो है उनका आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने। लेकिन मैंने कुछ पढ़ा है, पता नहीं वो सही है गलत है, बट कुछ कंट्रोवर्सी है। बहुत लोग कहते हैं कि रेडियो का आविष्कार किन्होंने किया था, इन्होंने किया था, बट वो इन्होंने वो अप्रूवल के लिए अपना कुछ भेजा था वहां पे, और उन्होंने क्या किया, उसको अपने नाम पे ही जो है पब्लिश, मतलब वो उसका पेटेंट ले लिया, रजिस्टर करवा लिया। ठीक है, तो हम इंडियन है यार, हम मान के चलेंगे कि रेडियो का आविष्कार किन्होंने किया था, जगदीश चंद्र बोस ने। बट पेपर में अगर ऑप्शन होगा तो आप मार्कोनी करना। ठीक है, तो ये तो हम इनके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। क्या है, रेडियो वेव्स एंड क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी। अब ये प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, तो ये आप बॉटनी में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, खत्म। ठीक है, तो आज की क्लास यही, कल डे 3 मिलेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और पढ़ते पढ़ते थक जाइए तो फिर से पढ़ने लगिए। चलिए बाय।